देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त अनुज के साथ लखनऊ के लिए निकला था। पर जब हम दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो तब तक हमारी ट्रेन निकल चुकी थी और फिर जब हमने स्टेशन पर पूछताछ की तो पता चला कि लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन अब अगले दिन ही मिलेगी। पर एक रात के करीबन 1:30 बजे एक ट्रेन थी जो सरोटा जंक्शन तक जाती थी। फिर सरोटा से हमें लखनऊ के लिए ट्रेन मिल जाती। ये मालूम करने के बाद अनुज और मैंने रात की 1:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया और लिहाजन हमने सरोटा तक का टिकट लिया। और जैसे रात के 1:30 बजे तो हम उस ट्रेन में चढ़ गए। चूंकि रात पहले ही काफ़ी हो चुकी थी तो ऐसे में ट्रेन में बिल्कुल खामोशी पसरी हुई थी। ऊपर से ट्रेन की काफ़ी सीट खाली पड़ी थी। शायद काफ़ी मुसाफिर उतर चुके थे और बचे हुए मुसाफिरों की आखिरी मंजिल सरोटा जंक्शन था। खैर, अब तक हमारी आंखें भी भारी होने लगी थी, इसलिए अनुज और मैं खाली पड़ी सीट पर जाकर बैठ गए। हमारे बैठते ही ट्रेन भी खुल गई और वहीं हम दोनों बात करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही मेरे सीने पर भारीपन महसूस होने लगा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके चलते मेरी आंख खुल गई। और आंख के खुलते ही जैसे मैं उठकर बैठा तो वैसे ही मेरा ध्यान सामने वाली सीट पर गया जिस पर अनुज सोया हुआ था। पर उस वक्त अनुज उस सीट पर नहीं था और उसे वहां पर ना देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। फिर जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो पता चला कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। ट्रेन को स्टेशन पर रुका देखकर मुझे लगा कि हो सकता है अनुज ट्रेन से बाहर उतर गया होगा या फिर टॉयलेट करने गया होगा। अभी मैंने यही सोचा था कि तभी पीछे से अनुज आया और बोला, भाई चल यार चाय पी कर आते हैं। जिस पर मैंने अनुज से बोला, चुपचाप से सो जा, इतनी रात को चाय कौन पीता है। मेरे इतना कहते ही अनुज बोला, अरे तू सो, मैं तो चला चाय पीने। इतना बोलकर वो ट्रेन से नीचे उतर गया और मैं फिर से लेट गया। पर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे अनुज की चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं चाय पीने के चक्कर में अनुज जंक्शन पर ही ना छूट जाए। फिर जब देखते ही देखते 15 मिनट गुजर गए और अनुज नहीं लौटा तो मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन से उतरा और प्लेटफार्म के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिधर कुछ दुकानें थी। वैसे तो स्टेशन छोटा ही था, पर अच्छी बात यह थी कि हर जगह रोशनी थी। खैर, जब मैं उन दुकानों के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि उन दुकानों में से कोई भी दुकान चाय की नहीं है। फिर जब उन दुकानदारों में से एक से पूछा, अरे भैया यहाँ पर चाय की दुकान कहाँ पर है, तो उस दुकान वाले ने बोला, स्टेशन पर सूरज ढलने के बाद चाय नहीं मिलती। उस दुकान वाले के ये कहते ही मैं मुस्कुराते बोला, ऐसी बात है तो आज फिर स्टेशन पर चाय बेचकर किसी ने स्टेशन का नियम तोड़ा है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरा दोस्त चाय पीने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। मेरे ये कहते वो सारे दुकान वाले मुझे घूर कर देखने लगे। उन्हें मुझे घूरता देख मैं वहां से आगे बढ़ गया और अनुज को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद जब मुझे अनुज नहीं मिला तो मैं डर गया और मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अभी मैं अनुज को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी उस दुकान वालों में से एक ने मुझे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाया। और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे धीरे से कहा, अगर तुम्हारा दोस्त सच में चाय पीने के लिए स्टेशन पर उतरा था, अगर उसने चाय पी ली है तो वो अब नहीं लौटेगा और तुम्हें भी फ़ौरन ही ट्रेन में वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी भी ये आखिरी रात हो। दोस्तों, उस दुकान वाले के ये कहते ही मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने उस वक्त उस आदमी से मुंहजोरी करना ठीक नहीं समझा और मैं अनुज को ढूंढने के लिए स्टेशन के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिधर खूब सारा अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे जैसे मैं उस तरफ बढ़ा तो वैसे वैसे मुझे दूर कुछ लोग बैठे हुए नजर आने लगे। चूंकि अंधेरा काफ़ी था तो ऐसे में ये साफ नहीं था कि वो लोग कौन है। खैर, मैं इस उम्मीद में कि वहाँ मुझे अनुज बैठा मिल जाए, ये सोचते हुए मैं उस ओर बढ़ता रहा। फिर जब मैं उन लोगों के करीब पहुँचा तो मैंने पाया कि वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं और चारों ही चाय पी रहे हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि अनुज यहीं पर होगा और मैं अनुज का नाम लेते बोला, अरे अनुज, तू यहाँ पर बैठा है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ आया।
मेरे इतना कहते ही उन चारों में से एक ने मेरी तरफ पलट कर देखा और उसके पलटते मैं चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं उस वक्त इतनी तेजी से भागा कि मैं प्लेटफार्म से नीचे कूद गया और पटरियों को पार करके खेतों की तरफ भाग गया। फिर जब मेरा पैर कहीं फिसला तो मैं इतनी जोर से गिरा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसर गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं वहीं के किसी अस्पताल में था। मेरे सर पर 7 टांके लगे थे और हाथ पैरों पर भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। पिछली रात की घटना से ये साफ हो गया था कि मेरा दोस्त अनुज अब मारा जा चुका है, क्योंकि उन चारों लोगों में एक मेरा दोस्त अनुज ही था। पर जब उसने मुझे पलट कर देखा तो उसकी आंखें गायब थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। अब ये देखते मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि अनुज सच में मर गया है। लिहाजा मैं अस्पताल से छूटते हुए अनुज की खबर के लिए जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे उसी दुकान वाले ने बताया कि उस रात एक लड़की की लाश मिली थी। और जब मैं उस बॉडी के शिनाख्त के लिए मोर्चरी हाउस पहुंचा तो वो लाश अनुज की ही निकली। मुझे ये तो नहीं मालूम कि अनुज के साथ उस रात क्या हुआ, पर वहाँ के दुकानदारों ने बताया कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर 3 बच्चे केतली में चाय बेचा करते थे। एक रात जब ट्रेन स्टेशन पर लगी तो उस ट्रेन से 2 नशेड़ी उतरे और उन्होंने पहले तो उन बच्चों से चाय लेकर पी और जब पैसे मांगे तो उन्होंने उन तीनों बच्चों को स्टेशन पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस वक्त उन तीनों बच्चों की किसी ने मदद तलक नहीं की, क्योंकि उन दोनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे। उस रात उन तीनों बच्चों की मौत हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद रात के वक्त जब भी कोई चाय पीने स्टेशन पर उतरता है तो वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल। और फिर इन सब घटनाओं के बाद से यहाँ पर रात के वक्त चाय बेचने पर पाबंदी लगा दी। पर आज भी उस स्टेशन पर उन तीनों बच्चों की आत्मा भटक रही है, जिसका शिकार मेरा दोस्त अनुज हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और नई कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी रहीम जी की है, जो अपनी आप बीती में बताते हैं कि मेरा नाम रहीम है और लोग मुझे प्यार से रहीम मियाँ कहते हैं। मैं दिल्ली के एक इलाके में चांदनी चौक के पास एक छोटी सी गली में दर्जी की दुकान चलाता हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 48 साल की है। पहले तो ये दुकान मेरे अब्बा की थी और उससे पहले उनके अब्बा की थी, यानी कि 3 पीढ़ियों से हम यहाँ पर सिलाई का काम करते आए हैं। और इसी वजह से कपड़े काटना, सिलना, बटन लगाना, ये सब काम मेरी रग रग में बसा हुआ है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर शायद आप माने या ना माने, लेकिन कसम से मेरी हर बात सच है। जी हाँ दोस्तों, मेरी दुकान बहुत पुरानी है। एक संकरी सी गली में मेरी दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर मैं कपड़े रखता हूँ, जैसे कि धागे, बटन और दूसरा सामान। और वहीं पर एक सीढ़ी है जो ऊपर मंजिल पर जाती है और वहीं पर हम लोग रहते हैं। मैं, मेरी बीवी नाजिमा और मेरे 2 बच्चे। मेरी दुकान सुबह 9 बजे खुलती है और रात 9 से 10 बजे तक खुली रहती है। लेकिन कभी कभी शादी के सीज़न में तो मुझे आधी आधी रात तक काम करना पड़ता है। दोस्तों, उस वक्त जून का महीना था और गर्मी चरम पर थी। उस दिन मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें मुझे एक शादी के लिए 5 शेरवानी सिलनी थी। पर मेरे पास सिर्फ 4 दिन का ही वक्त था, तो मैंने अपने हेल्पर सलीम को कहा कि वो देर तक मेरे साथ रुके। लेकिन उस वक्त उसकी भी तबीयत खराब थी, जिस वजह से उसने माफ़ी मांगी और वो माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। तभी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही कर लूँगा और रात भर मैं काम करूँगा। तभी रात के 11 बजे मैंने खाना खाया और फिर खाना पीना करने के बाद जब मेरे बच्चे सो गए तो मैं नीचे अपनी दुकान पर चला आया और शेरवानी का कपड़ा लेते हुए उसे सिलने लगा। उस वक्त गली पूरी तरह से सुनसान थी, पर उस वक्त जो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी वो थी किसी गाड़ी या फिर कुत्ते की, जो कुछ कुछ देर के बाद मुझे सुनाई दे जाती थी। लेकिन मैं उस वक्त अपने काम में डूबा हुआ था। काम करते हुए मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ था, यानी कि उस समय 12 ही बजे होंगे और मैं मशीन पर कढ़ाई कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखा है। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी दुकान बंद थी और दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। ये सब देखते हुए मैंने सोचा शायद ये सब थकान की वजह से है, और यही बुदबुदाते हुए मैं वापस से अपने काम में लग गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद
मुझे फिर से वही एहसास हुआ जिस वजह से मेरे भीतर अब बेचैनी शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो। तभी मैं फिर से मुड़ा, पर इस बार भी वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन तभी मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो वो आईना जो मेरे सामने की दीवार पर लगा था, मैं उसमें अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था। तो मैंने देखा कि मैं मशीन पर बैठा कपड़ा सिल रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे आईने में मुझे एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी, जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा हो। और यही कारण था कि मेरा दिल तेजी से अब धड़कने लगा। और अपने तेज धड़कते दिल के साथ मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे फिर से कोई नहीं था। लेकिन मैंने फिर से अपने आईने में देखा तो अब वो परछाई आईने में भी नहीं थी। अब सिर्फ मैं अकेला ही था उस वक्त। तभी मैंने अपनी आंखें मली, ये सोच कर कि शायद कहीं मेरी आंखें तो धुंधली नहीं हो गई हैं, या फिर थकान की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। और यही सोचते हुए मैं फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन अब मेरा मन थोड़ा बेचैन था। बार बार आईने की तरफ मेरी नज़र चली जाती, लेकिन हर बार मुझे ये सब ठीक दिखता, सिर्फ मैं, मेरी मशीन और मेरा काम। लेकिन करीब 1 बजे रात तक मैंने एक शेरवानी पूरी कर ली थी, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपनी सीट से उठा और चाय बनाने के लिए पीछे के कमरे में चला गया। अभी मैं चाय बना रहा था कि तभी मुझे दुकान से कोई आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मशीन चल रही है। और उस मशीन की आवाज़ सुनते ही मैं चौंक गया, क्योंकि जब मैं चाय बनाने आया था तो मैंने अपनी मशीन बंद कर दी थी, और जब मैं दौड़कर बाहर आया तो अब मशीन बंद थी। फिर मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ है, या फिर बाहर से कोई आवाज़ आई होगी, क्योंकि पुरानी दिल्ली में रात में कहीं ना कहीं कोई काम होता ही रहता है। और यही सोचकर मैं वापस से चाय लेने चला गया, और चाय लेकर वापस से मैं सिलाई काउंटर पर आकर बैठ गया। चाय पीते हुए मैंने आईने में अपने आप को देखा, और तभी मैंने देखा कि आईने में मेरे पीछे मशीन चल रही थी। लेकिन असलियत में मशीन तो बंद थी, पर मैं धीरे से मुड़ा तो मशीन सच में बंद थी। तभी मैंने फिर से आईने में देखा तो आईने में मशीन चलती हुई दिखाई दे रही थी, और उस पर कोई बैठा हुआ था। एक धुंधली सी परछाई सिर झुकाए हुए बैठी हुई सिलाई कर रही थी। दोस्तों, अब डर की वजह से मेरे हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा, और जैसे ही चाय का कप हाथ से गिरा कि उसकी आवाज़ से मैं खड़ा हो गया। लेकिन मेरी नज़रें अभी भी आईने की तरफ ही थी। तभी वो परछाई धीरे धीरे साफ साफ दिखने लगी। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, टोपी, उसकी दाढ़ी से वो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा था, और वो मेरी मशीन पर बैठा हुआ था। लेकिन असलियत में वहाँ पर कोई नहीं था। और जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं डरते हुए पीछे की तरफ हटने लगा। लेकिन मेरी आंखें आईने पर ही थी, और वो आदमी सिलाई करता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी, यानी कि उसमें सिर्फ गड्ढे थे। उस भयानक चेहरे को देखकर मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पर मैं डरा सहमा अभी उसे देख ही रहा था कि तभी वो धीरे से मुस्कुराया, और देखते ही देखते वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और फिर कुछ ही पल में वो गायब हो गया। पर मेरे सामने जो रखा हुआ था अब वो पूरी तरह से सामान्य हो गया था। अब उस आईने में सिवाय मेरे कोई भी नहीं दिख रहा था, पर मैं वहीं पर खड़ा कांपता रहा। और जब मैंने अपने आप को संभाला तो मैं वहां से तुरंत ही ऊपर की तरफ भागा। मैंने जल्दी से अपनी सोती हुई बीवी को जगाया, और वो मेरी घबराती हुई आवाज़ सुनकर उठ बैठी और कहने लगी कि अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तभी मैंने उसे अपने साथ घटी वो सारी घटना बताई, जिसे सुनते ही वो हंसने लगी। और उसको हंसता देख मैंने उससे फिर कहा, देखो सच में आईने में कोई था। लेकिन दोस्तों, नाजिमा मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही थी, और वो मुझे मेरा वहम बताकर सो गई। पर अब मेरे भीतर एक गहरी बेचैनी बढ़ गई थी। वो चेहरा मुझे बार बार याद आता रहा, वो खाली आंखें, वो मुस्कान, और सब कुछ जो कि मेरे साथ घटा था। पर जब सुबह हुई तो मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि दुकान बिल्कुल सामान्य थी, और आईना भी अपनी जगह पर वहीं पर था। तभी मैंने उस आईने में गौर से देखा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, जैसा कि रात में लग रहा था। तभी एक पल के लिए मैंने सोचा शायद कहीं सच में मुझे भ्रम तो नहीं हुआ था थकान की वजह से। और ये सोचकर मैंने रात की बात भुला दी, और मैंने दिन भर नॉर्मल तरीके से काम किया। दुकान पर ग्राहक भी आए, कपड़ों का भी लेन देन हुआ, और साथ ही सलीम भी अब काम पर आ गया था, क्योंकि अब उसकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। तभी हम दोनों ने मिलकर दिन भर काम किया।
पर दिन में मुझे रात जैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों शाम को जब सलीम चला गया था तो मेरे अकेलेपन में मुझे फिर से वही एहसास शुरू हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। तभी मैंने आईने की तरफ देखा तो अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खटक थी, जिस वजह से मैंने जल्दी से काम समेटा और मैं ऊपर कमरे में चला गया। पर उस रात मैंने देर तक काम नहीं किया, लेकिन अगली रात मुझे शादी का ऑर्डर पूरा करना था, जिस वजह से मुझे देर तक काम करना पड़ा। पर रात के करीब 12 बजे मैं फिर से मशीन पर बैठा और फिर वही हुआ जो मैंने बीती रात आईने में देखा था। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ था, वही बूढ़ा दाढ़ी वाला जिसके पुराने कपड़े थे। वो आदमी मेरी दूसरी मशीन पर बैठा सिलाई करता हुआ दिख रहा था। उस आदमी को देखते मेरे हाथ पांव खुद पे खुद एकदम से रुक गए और मेरे हाथ अपने आप ही कांपने लगे थे। तभी मैंने कपकपाते हुए असली मशीन की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। लेकिन मैंने फिर से आईने में देखा तो वो उस आईने में दिख रहा था। धीरे धीरे वो आदमी मशीन चला रहा था। तभी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस आईने की तरफ अपने कदम बढ़ाए, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही मैं आईने के नजदीक गया तो उसने झट से अपना सिर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखें इस बार और भी गहरी और खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक गहरा कुआं हो। मेरी रूह कपकपा गई। इससे पहले मैं वहां से भागता कि तभी वो जोर से हंसने लगा और अपना हाथ उठाकर मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं। तभी वो चीखते उठा और मेरी तरफ बढ़ा, जिस वजह से डर मेरे ऊपर हावी हो गया और मेरे कदम अपने आप ही दौड़ने लगे। और जब मैं नाजिमा के पास पहुंचा तो इस बार नाजिमा मेरा चेहरा देखकर डर गई और कहने लगी कि अरे अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, इतने डरे हुए क्यों? तभी मैंने उसे सब कुछ बताया, पर इस बार उसे भी मेरी बातों पर यकीन होने लगा कि कुछ तो गलत है मेरे साथ। पहले तो उसने मुझे शांत किया और कहा कि सुबह हम मौलवी साहब के पास चलेंगे। फिर हम अगले दिन गली के पास वाली मस्जिद के मौलवी हाजी साहब के पास गए, जहां पर जाकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मौलवी साहब मेरी बात को ध्यान से सुनते रहे और तब जाकर बोले, रहीम मियाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। आईने में जो तुम देख रहे हो वो शायद किसी आत्मा की परछाई है। तुम्हारी दुकान तो बहुत पुरानी है, हो सकता है किसी का कोई अधूरा काम हो। तभी मैंने एक गंभीर आवाज से पूछा, लेकिन ये कौन हो सकता है हाजी साहब? तभी उन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बा या फिर दादा के बारे में कुछ पता है? कभी ऐसा कुछ हुआ था? मैंने सोचा मेरे अब्बा तो 10 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन मेरे दादा वो जब मैं छोटा था तभी मर गए थे। मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी अभी जिंदा थी। मैंने सोचा मैं उनसे पूछूंगा और यही सोचते हुए मैं अपने घर लौट आया। और घर आकर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर थी। लेकिन जब मैंने उन्हें आईने के बारे में बताया तो वो सोचने लगी और फिर जाकर बोली, हाँ बेटा, वो आईना तुम्हारे दादा का बहुत प्यारा था। वो कहते थे कि इसमें हर सिलाई साफ दिखती है। लेकिन एक बात थी, तुम्हारे दादा की मौत अचानक ही हो गई थी। एक रात वो दुकान में काम कर रहे थे, दिल का दौरा पड़ा और वहीं मशीन के सामने पड़े थे वो। जब सुबह तुम्हारे अब्बा ने दुकान खोली तो वहीं पर मिले थे। अब ये सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कि मैं जो देख रहा था वो सच में मेरे दादाजी की आत्मा थी। लेकिन क्यों? इतने साल बाद ऐसा क्यों हो रहा था? मुझे वो सब क्यों दिख रहे थे? तभी अम्मी ने आगे बताया कि उस समय तुम्हारे दादा एक खास शेरवानी सिल रहे थे किसी नवाब साहब के लिए। वो भी बहुत महंगी थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन वो किसी कारणवश अधूरी रह गई थी। पर तुम्हारे अब्बा ने बाद में किसी तरह से उसे पूरी की थी। लेकिन तुम्हारे दादा को बहुत अफसोस था कि वो उसे खुद पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, अब ये सुनते ही मैं सोच में पड़ गया कि क्या सच में मेरे दादा की आत्मा अब भी उस अधूरे काम की वजह से भटक रही है। मैंने हाजी साहब से फिर बात की, लेकिन उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें कुछ करना होगा। शायद उस काम को फिर से करना होगा या फिर उनकी रूह के लिए दुआ करनी होगी तुम्हें। मैंने हाजी साहब की बात मानी और मैं देर रात हिम्मत करके फिर से दुकान में गया और दरवाज़ा बंद करके आईने की तरफ मुंह करके मशीन पर बैठ गया। लेकिन अभी कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे वो आदमी फिर से दिखा, लेकिन इस बार मैं उस परछाई से डरा नहीं,
और हिम्मत करके मैं धीमी आवाज में बोला, दादाजी अगर आप हो तो मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। पहले तो वो मुझे देखता रहा, फिर उसके बाद धीरे से उसने एक कपड़े की तरफ इशारा किया जो मेरी मेज पर पड़ा था। तभी मैं अपनी जगह से उठा और उस कपड़े को उठाया। ये वही कपड़ा था जो बरसों से दुकान में पड़ा था, जो कि अम्मी ने बताया था कि ये वही कपड़ा है जिससे दादाजी शेरवानी बना रहे थे। उनके इशारे से मैंने समझ लिया और कहा, ठीक है दादाजी, मैं इसे पूरा करूँगा, वो भी आपके लिए। और तभी मैंने उस रात से उस शेरवानी को सिलना शुरू किया। लेकिन हर रात काफ़ी देर तक आईने में मेरे दादाजी मेरे साथ ही बैठे रहते और मुझे देखते रहते। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे वो मुझे मेरा काम सिखा रहे हैं। मेरे हाथ उनके हाथ से चल रहा है, जिस वजह से अब मुझे किसी बात का डर नहीं था, बस एक अजीब सा रिश्ता था। मैं समझ गया कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस वो अपना काम पूरा करना चाहते हैं। 2 हफ्ते में मैंने वो शेरवानी पूरी की, पर जिस रात मैंने आखिरी सिलाई की और मैंने शेरवानी को उठाया और उस आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, दादा ये लो हो गया आपका अधूरा काम। लेकिन इस बार आईने में उनका चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी उन्होंने अपना एक हाथ उठाया जैसे कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हों, और फिर वो धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगे और फिर कुछ देर के बाद वो गायब हो गए। मेरे सामने रखा वो आईना अब खाली हो गया था। उस आईने में सिर्फ मैं ही अकेला हाथ में शेरवानी लिए खड़ा रह गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे दादाजी के ऊपर से एक बोझ उतर गया हो। फिर उसके बाद मुझे कभी भी वो परछाई नहीं दिखी। मेरे सामने रखा आईना फिर से सामान्य हो गया। मैंने वो शेरवानी एक म्यूजियम को दान कर दी ताकि ये निशानी हमेशा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। फिर कुछ हफ्तों के बाद मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होने लगी, जैसे कि मैं दिन में काम कर रहा होता और आईने में अपने आप को देखता, जिस वजह से मुझे बेचैनी बनी रहती। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि आईने में मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग है, जैसे कि वो मुझे एक सेकंड पहले या बाद में हरकत करता है। पहले तो मैंने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद ये मेरी नज़र का धोखा है। लेकिन ये मेरे साथ बार बार होने लगा। मैं अपना हाथ उठाता तो आईने में मेरा रिफ्लेक्शन एक पल के बाद उठता, और मैं मुड़ता तो वो एक पल पहले मुड़ता। फिर एक दिन मैं कपड़ा काट रहा था तो मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन कुछ और काट रहा था, जिसे देखते मैं चौंक गया और मेरे चलते हाथ तुरंत ही रुक गए। लेकिन आईने में मेरा रिफ्लेक्शन कटाई जारी रखे हुए थे। मैंने जल्दी से कैंची नीचे रखी तो आईने में वो अब भी कैंची हाथ में लिए था, जिसे देखते अब मेरी सांसें फूलने लगी और ये सोचने लगा कि भला ये सब कैसे संभव है। तभी मैंने आईने के पास जाकर गौर से देखा तो मेरा चेहरा तो उसमें दिख रहा था, लेकिन थोड़ा अलग था, जिस वजह से मैं पीछे हट गया और मैं मन ही मन बड़बड़ाया। लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन तो तब खिसक गई जब आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुराने लगा था, जिस वजह से मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा और मैं धड़कते हुए दिल के साथ भागकर ऊपर चला गया। और सारी बात मैंने फिर से नाजिमा को बताई। नाजिमा मेरी बात सुनते ही फिर से घबरा गई और बोली कि शायद तुम फिर से थक गए हो या फिर वो आईना कुछ गलत है, हमें उस आईने को हटा देना चाहिए। तभी मैंने नाजिमा की बात में हाँ में हाँ मिलाई और फिर अगले ही दिन मैंने सलीम को बुलाकर उस आईने को उतार कर पीछे के कमरे में रख दिया और साथ ही उसे एक कपड़े से ढक दिया। जिसके बाद मैंने एक नया आईना लगवाया जो कि बाजार से खरीदा हुआ था, जिसके बाद से सब कुछ सामान्य हो गया। अब सब ठीक चल रहा था, मैं काम करता और उस आईने में सामान्य रिफ्लेक्शन दिखता रहता। पहले जैसे कोई भी अजीब चीज़ नहीं दिखती थी। लेकिन फिर एक रात मुझे एक सपना आया कि मैं अपनी दुकान में हूँ, उसी पुराने आईने के सामने खड़ा हूँ और आईने में मैं खुद को देख रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरी शक्ल अलग दिख रही थी। वो मुझे घूर रहा था और फिर धीरे धीरे वो आईने से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही वो पूरा बाहर आ गया तो मैं ज़ोर से चीखता चिल्लाता हुआ जाग उठा। उस वक्त मैं पसीने से तर हो रखा था। तभी मेरी पत्नी नाजिमा ने मुझे थपथपाते हुए कहा, शांत हो जाइए, ये कोई सपना था तुम्हारा। लेकिन दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सपना इतना असली लग रहा था, मानो कि अभी अभी मेरे सामने की बात हो। लेकिन जब सुबह हुई तो मैं फिर से उसी पुराने आईने के पास गया और जब उस आईने को देखा तो वो आईना उसी कपड़े से ढका हुआ था जिससे हमने उस आईने को पहले ढका हुआ था। लेकिन मेरे मन में अब तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगे थे और सोचने लगा कि
आखिर ये सब हो क्या रहा है। और उन्हीं सवालों को मन में लेकर मैं फिर से बाबा हाजी के पास गया, जहाँ जाकर मैंने उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उस आईने को कहीं पवित्र जगह पर जाकर दफना दो। लेकिन दोस्तों, वो आईना मेरे बुजुर्गों की निशानी थी, जिस वजह से मैं उस आईने को कहीं भी फेंकना नहीं चाहता था। खैर, उस वक्त तो मैं वहाँ से अपने घर वापस लौट आया और फिर रात को मैं एक ज़रूरी ऑर्डर को पूरा करने में लग गया। लेकिन काम करते हुए मेरे मन में एक खटक अभी भी थी, जैसे किसी चीज़ की कमी हो। लिहाजा मैं अपनी सीट से उठा और उस कमरे में जाकर उस आईने के सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही मैं उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरा रिफ्लेक्शन मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और उसका एक बेहतरीन इशारा मेरे समझ में आया, जो था मेरे द्वारा एक सिले जा रहे लहंगे का, जिसकी कढ़ाई में मेरी गलती उस रिफ्लेक्शन द्वारा पता चली। मतलब ये था कि ये आईना मुझे मेरे काम को सही से करवाना जानता था। सिलाई के दौरान मेरी गलतियों को मुझसे ठीक करने का इशारा देता, ना कि मुझे डराता। दोस्तों, अब मैं इस बात को समझ गया था। तो सुबह होते ही मैंने वो नया आईना दुकान से हटा दिया और वही पुराना आईना दुकान में फिर से लगा दिया। अब मैं जो भी काम करता तो मैं उस आईने में देखकर ही करता, और सिलाई करते वक्त मुझसे जो भी गलती होती तो उस आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुझे बता देता। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं एक अच्छा सिलाई मास्टर बन गया। यहाँ तक कि लोग मेरी तारीफ तलक करने लगे थे कि मेरे जैसा सिलाई कोई नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, मैं उस आईने के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ। कोई कोई चीज़ें हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में होती हैं, जिनसे हमें आगे भविष्य में तरक्की मिलती है। और हमें अपने पूर्वजों की किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए और उसका भेद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों से हमारे घर की उन्नति होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।